Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, motions of the earth. So student, in this video we'll discuss about two type of motions of the earth, that is rotation एंड रिवोल्यूशन. हम टू टाइप की अर्थ की मूवमेंट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहली है रोटेशन, दूसरी है रिवोल्यूशन. ठीक है बात. तो पहले हम देखेंगे रोटेशन क्या होता है. तो बच्चा, रोटेशन अर्थ का अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमना, अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमना ही क्या कहलाता है बच्चा? रोटेशन. क्या कहलाता है? रोटेशन. आई बात समझ में? अब इसको रोटेशन को समझना है तो क्या करना है, एक वाटरमेलन लेना. वाटरमेलन मतलब एक तरबूज लेना है, और मम्मी जिससे स्वेटर बुनती है ना, जो सिलाइयाँ आती हैं स्वेटर बुनने वाली है ना, उनको लेना है. उस सिलाई को यहाँ से बिल्कुल मिडिल से क्रॉस करके अंदर की तरफ इन कर देना है. तो इसको हम बोलते हैं बच्चा एक्सिस, है ना. अब इस एक्सिस के ऊपर जब आप अपने वाटरमेलन को वेस्ट टू ईस्ट घुमाएंगे तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे इस तरीके से घूमती होगी. और ये जो अर्थ की एक्सिस है बच्चा, ये एक इमेजिनरी लाइन है. ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर एक्सिस वो लाइन है जो अर्थ के सेंटर से क्रॉस करती हुई दोनों पोल्स को ज्वाइन करती है. ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल. ठीक हुई बात. इसके ऊपर हमारी अर्थ जैसे भौरा घूमता रहता है, भौरे को क्या बोलते हैं? स्पिनर. जैसे घूमता रहता है वैसे ही हमारी अर्थ भी घूमती रहती है. घूमने की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट. एक और मूवमेंट होता है जिस मूवमेंट को या जिस मोशन को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. तो ऑर्बिटल प्लेन, ये ऑर्बिटल प्लेन है जहाँ पर सारे के सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं. तो ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट है. इस पूरे ऑर्बिटल प्लेन में हर प्लेनेट की एक फिक्स्ड ऑर्बिट है. आप सोचो, फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होगा? एक फिक्स्ड पाथ है. अगर ये फिक्स्ड पाथ नहीं रहेगा, एक फिक्स रास्ता नहीं रहेगा बच्चों, तो हर प्लेनेट एक दूसरे से टकराता रहेगा, है ना. तो वो टकराते तो नहीं है, इट मीन्स वो अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं. तो जो उनका जो फिक्स्ड पाथ है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. और ये ऑर्बिट कहाँ पर होती है? ऑर्बिटल प्लेन में. ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट हो गई, फिर इसके बाद हो सकता है किसी और प्लेनेट की ऑर्बिट हो, इसके पहले किसी और प्लेनेट की ऑर्बिट हो, पर ये सारे के सारे प्लेनेट एक फिक्स्ड पाथ पर ही चलते हैं. ठीक है. तो सन के आसपास जब धरती हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है तो इसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन. ठीक है बात. और जब अपनी ही एक्सिस पे घूमती जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन. चलो, तुम्हें पता है बच्चा कि टू काइंड की मूवमेंट या टू काइंड के मोशन अर्थ करती है. एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन. जो हमारी अर्थ है वो एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, सन के आसपास घूमती रहती है. और ये बात भी ध्यान रखना कि जो सन है वो सेंटर में नहीं है. ठीक है. सपोज करो ये रही ऑर्बिट, तो इस ऑर्बिट सेंटर में होता तो यहाँ बनाती मैं, है ना. पर मैंने यहाँ बताया है ना. मतलब जो हमारा जो सन है वो ऑर्बिट के सेंटर में नहीं है. चलो, तो द ऑर्बिट ऑफ अर्थ कैन बी थॉट टू बी लाइंग एन इमेजिनरी सरफेस. एक इमेजिनरी सरफेस है. अगर आप ओपन स्काई में जाएंगे और ढूंढेंगे अर्थ की ऑर्बिट कहाँ गई कहाँ गई, तो आपको दिखेगी नहीं. ऐसी कोई लाइन बनी हुई नहीं है बच्चा. पर हाँ, ये पता है कि हमारी अर्थ इसी पाथ पे चलती है, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली है. और ये कहाँ पर है बच्चा? ऑर्बिटल प्लेन में है. जो अर्थ है वो रोटेट करती है या स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस के ऊपर. वो अच्छा, अब जो एक्सिस है वो भी इमेजिनरी लाइन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया. अर्थ की सेंटर से जाती हुई नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती हुई जो इमेजिनरी लाइन है उसे हम एक्सिस बोलते हैं. और उसी एक्सिस पे स्पिन करती रहती है हमारी अर्थ. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है. देखो, फिर से देखो, ये रही हमारी अर्थ सेंटर से जाती हुई लाइन, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल, ये रहा सेंटर. ठीक है. और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? एक्सिस. ये भी कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है. पर बच्चा, ऐसे माना जाता है कि पास्ट में किसी हैवी बॉडी ने हमारी अर्थ को हिट किया, अर्थ से टकरा गया, तो हमारी जो अर्थ की ऑर्बिट थी ये ऐसी ना रह के कैसी हो गई बच्चा? टिल्ट कर गई, टेढ़ी हो गई है. क्या हो गई है? टिल्ट कर रही है. और कितने डिग्री से टिल्ट कर गई? टेढ़ी हो गई है 23.5 डिग्री से ये टिल्ट कर गई है. फिर से समझना. सपोज करो कोई चीज़ थी जो इस तरीके से खड़ी हुई थी, कोई बड़ी सी हैवी बॉडी आई, इसने इसको टक्कर मारी, तो ये ऐसी ना होकर, पहले ये ऐसी थी, अब कैसी हो गई बच्चा? झुक गई.
तो कितने से 23.5 डिग्री से इसकी एक्सिस टिल्ट हो गई है। और अगर पूछा जाए कि ऑर्बिटल प्लेन पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ऑर्बिटल प्लेन पे ये एंगल बना रही है 66.5 डिग्री का। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ की जो टिल्ट है, एक्सियल टिल्ट, कौन सी टिल्ट बच्चा? एक्सियल टिल्ट। तो एक्सियल टिल्ट कितनी है? वो है 23.5। अब पूछा जाएगा ऑर्बिटल प्लेन पे टिल्ट कितनी है, तो क्या बोलोगे? 66.5। ठीक है बात। चलो, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को ज्वाइन करती है, अर्थ के सेंटर से होके जाती है। जो एक्सिस है वो कितने का एंगल बनाती है? 23.5 का। द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की एक्सिस है वो एंगल बनाती है 6। ये दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी बेटा आपको। एक्चुअल में जो एक्सिस थी वो ऐसी होनी चाहिए थी, अब ऐसी हो गई है। तो कितने का बना रही है? 23.5 का एंगल बना रही है, जो आपकी बुक ने बोल दिया। फिर उसने पूछा है कि जो ऑर्बिटल प्लेन है उस पर कितने का बना रही है, तो ये रहा आपका ऑर्बिटल प्लेन। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रही है जो आपकी एक्सिस है? 66.5 डिग्री का। और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कोई हैवी मास था, बॉडी थी, वो अर्थ से टकराई, जिससे ये सारे डिफरेंसेस आए। दिस मीन्स दैट द अर्थ इज ऑलवेज इंक्लाइंड वन साइड। तो ऑब्वियस सी बात है। अब इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव, झुकना। तो जो हमारी अर्थ है वो पूरे ऑर्बिटल प्लेन में एक साइड में झुकी रहेगी, है ना। ये है, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। कई जगह ऐसे डायग्राम मिलेगा और कई जगह ऐसे डायग्राम भी मिलेगा आपको। ये रही एक्सिस, किसी भी तरफ झुका दो, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ठीक है। तो हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करेगी तो एक साइड इंक्लाइंड रहेगी, झुकी हुई रहेगी, ये समझना। अब इस डायग्राम में समझो स्टूडेंट्स। देखो, इस डायग्राम से तुम्हें और समझ में आएगा। देखो, एक्सिस होनी की कैसी चाहिए थी? ऐसी। पर है कैसी? ऐसी। टकराने के बाद ऐसे तिरछी हो गई है ना। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चा? 23.5। ये रही हमारी ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन पे कितने का एंगल बना रही है हमारी एक्सिस? 66.5। ठीक है। तो ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली में ये होते ऐसे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। पर अब ये कैसे हो गए बच्चों? सारी चीज़ें तिरछी हो गई हैं, टिल्टेड हो गई हैं, इंक्लाइंड हो गई हैं। ठीक है बात। मैम क्वेश्चन पूछ सकती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस? तो आपका आंसर क्या होगा? टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। जो अर्थ जो है वो टिल्टेड हो गई है, तो अर्थ टिल्ट हुई तो उसकी एक्सिस भी टिल्ट हो गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। ठीक है बच्चा। अब हम बात करेंगे रोटेशन की। तो ध्यान रखना, रोटेशन पूरा एक कंप्लीट रोटेशन। देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। इसको एक कंप्लीट राउंड लेने में लगता है 24 आवर, और इसी की वजह से होते हैं डे एंड नाइट। पूछा जाएगा कि दिन और रात कैसे होते हैं, तो दिन और रात के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी अर्थ का रोटेशन। हमारी अर्थ क्योंकि अपनी ही धुरी पर, अपनी ही एक्सिस पे कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है, रोटेट कर रही है, इसीलिए क्या हो रहा है? डे एंड नाइट। कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है बात। कितने घंटों में कंप्लीट हो रहा है? तो वो हो रहा है 24 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। आपको पता है कि अर्थ 24 आवर्स लेती है वन रोटेशन के लिए, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अर्थ के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं रेगुलर पैटर्न में, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, विच इज़ रिपीटेड इन एवरी 24 आवर। और कितने दिन में? 24 आवर्स, मतलब 12 आवर्स ऑफ डे, 12 आवर्स ऑफ नाइट। पर ये हमेशा सही नहीं है। कि जो बात मैंने कही कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 आवर्स की ही नाइट होती है, ये हर जगह के लिए सही नहीं है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पर हाँ, हम बोल सकते हैं कि हर 24 आवर ये पैटर्न चेंज होता है। अब हम फिगर 4.2 को देखेंगे। देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट करके भी तुम लोग समझ सकते हो। एक फुटबॉल लेना हाथ में और यहाँ से टॉर्च
उसके ऊपर फोकस करना है। तो बेटा फुटबॉल का आधा ही पार्ट जो होगा वो लाइट ले पाएगा इस टॉर्च की, आधे पार्ट की वो लाइट नहीं होगी। भले कमरा पूरा अंधेरा कर लेना पूरे कमरे में, और उसके बाद टॉर्च और फुटबॉल के थ्रू एक्सपेरिमेंट करना, इस पार्ट को लाइट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? स्पेरिकल है बेटा, फ्लैट थोड़ी है। अगर थाली जैसी होती है, जैसी हमारी थाली है, तो थाली का एक पार्ट यहाँ पर टॉर्च पड़ती, पूरे पार्ट में उजाला होता, पर फिर भी थाली का जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें नहीं होता। तो ऐसे ही अर्थ का भी है, क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है तो जो सनरेज होंगी वो सनरेज इतने पार्ट को मिल पाएंगी, और जिस पार्ट तक सन की लाइट पहुंच पाएगी उसको ही हम बोलते हैं बच्चा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये रहा हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जरा 4D इमेज सोच के देखो, है ना। ये रहा हमारा सन, और ये सन की रेस, मतलब इस पार्ट में जहाँ जहाँ सन की रेस पड़ रही हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? डे। और जो पीछे वाला पार्ट होगा, आप देखो अर्थ छोटी तो नहीं है, फुटबॉल तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, तो जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर अभी सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही है, इसीलिए वहाँ पर क्या है? नाइट है। हमने देख लिया 4.2, हमने देखा जो हाफ है अर्थ जो सन को फेस कर रही है वो लाइटेड है, इसलिए वहाँ पर दिन है। दूसरे हाफ में डार्कनेस है, रात है, क्योंकि वो सन के सामने नहीं है, सन को फेस नहीं कर रही है। द सर्कल विच डिवाइड द अर्थ इंटू लेट हाफ एंड डार्क हाफ, वो सर्कल जो डिवाइड करता है अर्थ को लिट हाफ और डार्क हाफ में, उसे ही हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू मीन बाय सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? तो द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू लिट हाफ एंड डार्क हाफ इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो सर्कल जो ये जिस तक लाइट पहुंचती हो उसको ही क्या बोलते हैं बच्चा? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, उसके एक साइड में हमेशा लाइट होगी और दूसरे साइड में डार्कनेस। जैसे जैसे अर्थ मूव करती जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, जो डार्क है ग्रेजुअली सन को फेस करेगा, जबकि के जो लाइट था वो डार्क हो जाएगा। जहाँ पर अभी मॉर्निंग है, थोड़े टाइम बाद वहाँ इवनिंग होगी, जहाँ पर इवनिंग है वहाँ पर नाइट होगी, नाइट के बाद फिर से डे होगा, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाएगी। क्या तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होता? मैं कर सकती हूँ, मैं बताऊँ। अर्थ रोटेट नहीं होती तो ये होता बेटा कि इस स्पॉट में भयंकर लाइट मिलती रहती, तो यहाँ पर भी नेचुरल वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंस हीट और लाइट मिल रही है, और यहाँ पर बेचारा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर सनलाइट ही नहीं होती, सनलाइट नहीं होती तो क्या फोटोसिंथेसिस होती? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट नहीं होते तो एनिमल नहीं होते। तो इस वाले पार्ट में भी नेचुरल वेजिटेशन का सर्वाइवल इम्पॉसिबल था, और यहाँ पर भी रेयरली ही इतने तेज टेम्परेचर में लाइट में कोई स्पीशीज सर्वाइव कर पाती। तो भाई अर्थ का रोटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ होता एक्सट्रीमली हॉट और यहाँ होता एक्सट्रीमली कोल्ड। कब? जब अर्थ मूव नहीं करती। नाउ अपरेंट मोशन ऑफ द सन, हमारी नानी दादी मामी मम्मी सब बोलते हैं सूरज उगता है और डूबता है, पर भाई ऐसा सही नहीं है, ना ही तो सूरज उगता है और ना ही तो सूरज डूबता है। ठीक, कोई बात? वो तो हम हैं जो अर्थ के साथ मूव कर जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। सन तो अपनी फिक्स्ड प्लेस पर है बेटा, ठीक है, अपनी फिक्स प्लेस पर है, पर हम ही घूम घूम के उसके सामने आते हैं और उसके सामने से चले जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अपरेंट मोशन ऑफ द सन। देखो कितनी बार आप जब ट्रेन में बैठोगे, कहाँ बैठोगे? ट्रेन में। जब आप ट्रेन में बैठ के कहीं चल रहे होगे, है ना, ट्रेन में बैठ के मतलब आप नहीं चल रहे होगे, ट्रेन चल रही होगी, तो जैसे आपकी ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, तो आप लोग जब यहाँ पर ट्रेन में बैठ के देखोगे अपनी खिड़की से बाहर, तो जितने भी पेड़ वेड़ लगे होंगे, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो इस साइड में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, ऐसे लगता है ना। ध्यान करो, कभी बस या ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में ज़्यादा आपको विजिबल होगा ऐसे कि आपकी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, आपको जितने भी पेड़ वगैरह हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसी को बोलते हैं अपरेंट मोशन, है ना। चलो, तुम लोगों ने ये सीख लिया है कि सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सूरज ईस्ट से निकल के वेस्ट में डूबता है, ये सिखाया है। पूर्व से निकलता है सूरज और पश्चिम में डूब जाता है, ये हमने पढ़ा है ना। सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो जैसे कि मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, जब हम इस डायरेक्शन में ट्रेन से जा रहे होते हैं तो हमें सारी चीज़ें इस साइड मूव करती दिखती हैं, इसीलिए क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो हमें सन कैसे उगता और डूबता दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, कोई बात। अब हम सर्कल को देखेंगे। 4.3 कहाँ है? 4.3 यही वाला डायग्राम है क्या? नहीं, ये 4.4 है। 4.3 ये रहा। चलो अब जरा यहाँ पे अपनी सोच को 3D डेवलप कर लो। कैसी? 3D है ना। ये जो अर्थ है, ये इसका ये पूरा चक्कर होगा, ये यहाँ पर आएगी। अभी यहाँ पर मिड डे हो रहा है। अगर यहाँ पर मिड डे है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा? सनसेट। यहाँ पर क्या होगी? मिडनाइट। और यहाँ पर क्या होगा? सनराइज। ठीक, कोई बात। सनराइज से मिड डे, मिड डे से हुआ सनसेट, सनसेट से हुई मिडनाइट, और फिर मिडनाइट से हो गया आपका सनराइज। आई बात समझ में? तो बच्चा जो अभी हमने सर्कल देखा AMBHA, फिर से दिखाऊं क्या? देख तो लिया है। AMBHA, AMBHA, ये जो सर्कल है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। एक जिसमें दिन है, दूसरा जिसमें की रात है। अगर हम P प्लेस पे हैं इक्वेटर पे, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ की रोटेशन के डायरेक्शन में 4 बार बता चुकी हूँ बच्चा, वेस्ट टू ईस्ट। तो जब as the place move towards sunlight it will reach a point close to M। जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी हम किस पॉइंट के पास पहुंच जाएंगे? देखो M के पास पहुंच रहे हैं। फिर M के पास पहुंचे तो आपको क्या हो गया? सनराइज मिल गया, सुबह हो गई आपके घर। फिर it will reach a point close to M where it will get some diffuse light, थोड़ी थोड़ी लाइट मिल जाएगी। ये यहाँ से दिन होना चालू हो जाएगा पर सन विजिबल नहीं होगा, थोड़ी बहुत लाइट होगी जिसको आप डॉन बोलते हो, सूर्योदय के पहले वाला जो समय है। ठीक है। फिर आप जैसे पी पे पहुंचेंगे ईस्ट में, फिर आप एम पे पहुंचेंगे। एस पी मूव्स फर्दर, पी फर से मूव करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा बच्चा? एम पे पहुंच जाएगा। इट रिसीव डायरेक्ट सनरेज, वहां पर उसको डायरेक्ट सनरेज मिलेंगी तो वो होगा आपका दिन का समय। इसको आप सनराइज, जहाँ सन बिल्कुल ईस्टर्न होरिजन में है। व्हेन द प्लेस इज रीच टू टी, टी पे जैसे ही पहुंचा तो सन ओवरहेड साइन करेगा और इस टाइम को हम क्या बोलेंगे बच्चा? आफ्टरनून। जरा फिर से ध्यान से समझना, यहाँ पर हुआ आपका सनराइज, ठीक है, जहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं डॉन, मतलब सूर्योदय के पहले का समय। फिर थोड़ा सा और आगे आई तो क्या हुआ बच्चा? यहाँ पर आपको मिल रहा है, क्या मिल रही है? मॉर्निंग, है ना, स्लैंटिंग रेज ऑफ सन मिलेंगी। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको फिर मिड डे मिलेगा जहाँ पर सूरज सर के ऊपर होगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाओगे तो फिर आपको इवनिंग मिलेगी, फिर मिडनाइट मिलेगी, और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। और फिर जैसे ही मिड डे के बाद फिर अर्थ टर्न करने लगेगी किसकी तरफ? सन से अपोजिट डायरेक्शन में। एट पॉइंट एच द सन अपीयर्स टू गो डाउन इन वेस्टर्न होराइजन, और फिर एच में हमको दिखेगा कि सूर्य हमें डूबता हुआ दिख रहा है वेस्टर्न होराइजन में, इसी को हम सनसेट बोलेंगे। ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पर, और फिर जो थोड़ी बहुत जो सन की इवनिंग में लाइट दिख रही थी धीरे धीरे करके वो भी बंद हो जाएगी, फिर उस टाइम को तुम बोलोगे डस्क। ठीक है। फिर सन से आप दूर हो गए, सनलाइट आपको नहीं मिल रही है, फिर वो मिडनाइट, और मिडनाइट के बाद फिर मॉर्निंग, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। बेटा एक बात हो ना, ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं देगा आपको। ठीक है। तो इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड लर्न करना, पढ़ना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, यहाँ से नहीं। आप तो इतना ध्यान रखो बच्चा कि ये अर्थ थी, ठीक है ना। अब ये जो अर्थ जैसे 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 वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तो वो प्लेसेस जो यहाँ से इस साइड में जाएंगे, ईस्ट की साइड में जाते जाएंगे, उन्हें सनराइज मिलता जाएगा। ठीक है। फिर ये प्लेस मूव करके यहाँ पहुंची, इसको सनराइज मिला, जब तक ये प्लेस आगे की तरफ आ गई इसमें आफ्टरनून हो गया। फिर और पीछे वाली प्लेस सन की साइड आई, इसमें मॉर्निंग हो गई, जब तक यहाँ पर रात हो जाएगी। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। यहाँ पर और क्लियरली एक बार और देख लो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो जय जय राम, जय श्या राम। देखो देखो, यहाँ से हम अगर मूव करना चालू करते हैं, यहाँ सनराइज था,
थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको मिड डे मिलेगा, मिड डे के बाद आपको फिर सनसेट मिलेगा, सनसेट के बाद मिडनाइट मिलेगी और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ पे। अब हम रिवोल्यूशन को पढ़ेंगे भाई। तो हमारी जो अर्थ है वो सन को रिवॉल्व करती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। बच्चा ये ऑर्बिट इस तरीके की रहेगी तो आप इसको सर्कल बोलोगे, पर ऑर्बिट इस तरीके की नहीं है, ओवल शेप की है, इलिप्टिकल है, इस शेप की है। ठीक, कोई बात ऐसी नहीं है। और क्या जो स्पीड होती है अर्थ की स्पीड होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चलती है हमारी अर्थ? 29.8 किलोमीटर। क्या बात समझ में आई? जो हमारी अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है, वो भी एक इलिप्टिकल पाथ में, और स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको आप ये भी बोल सकते हो 1,00,000 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में कितना चल रही है बच्चा? 1,00,000 किलोमीटर। इतनी ग्रेट स्पीड से चलने के बाद भी हमारी अर्थ को 365 डेज लग जाते हैं। 365 डेज एंड 6 आवर्स टू हैव कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। हमारी अर्थ कैसे चल रही है देखो, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर हम आवर की बात करें तो ये हो जाता है लगभग 1,00,000 किलोमीटर। उसके बाद भी हमारी अर्थ को कितना टाइम लग जाता है? 365 डेज 6 आवर्स लग जाते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। लीप ईयर। अब बच्चा ये जो हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें 365 डेज होते हैं हर साल, है ना। तो ये जो 6 घंटे हम जो छोड़ते जाते हैं, 6 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और ये 24 क्या होता है? फिर पूरा एक दिन बन जाता है। तो हम 6 घंटों को 4 साल तक जोड़ते हैं, और चौथे साल में हम इसको ऐड कर देते हैं फरवरी, जिसमें 28 डेज थे, वहाँ पर क्या होने लग जाते हैं? 29। और 4 साल बाद जब फरवरी में 29 डेज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? लीप ईयर। फिर से ध्यान से सुनना, हमारे कैलेंडर में 365 डेज का 1 ईयर होता है। तो कहाँ गए ये 6 आवर्स? तो इन 6 आवर को हम कितने साल जोड़ते हैं? 4 साल जोड़ते रहते हैं। 4 साल में 6 4 जा 24 हो गए, 24 हो गया तो पूरा एक दिन बन गया, है ना, एक दिन और रात का पेयर बन गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं फरवरी के 28 डेज में एज ए एक्स्ट्रा 1 डे, तो उस साल कितने डेज हो जाते हैं फरवरी में? 29। और जिस साल फरवरी में 29 डेज होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? लीप ईयर। तो लीप ईयर आने के लिए कितने सालों का वक्त लगता है? 4 साल। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 1 ईयर इज 365 डेज। 365 डेज का एक वन ईयर होता है, और 6 आवर्स भी होंगे उसमें। अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें तो 365 डेज और 6 आवर का 1 ईयर होता है, पर हमने थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमारा जो कैलेंडर होता है हमने 365 डेज का 1 ईयर मान लिया है। ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर होते हैं इनको ऐड करते जाते हैं अप टू 24 आवर। जब एक पूरा दिन बन जाता है 4 ईयर के बाद, तो जो 4th ईयर होता है उसमें जो एक्स्ट्रा दिन होता है उस ईयर को हम क्या, उस ईयर में कितने डेज होंगे? 366। 365 तो नॉर्मल में होते हैं, अब एक एक्स्ट्रा दिन जो जुड़ जाएगा तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चा? 366, उसको लीप ईयर बोलेंगे। अब ये जो लीप ईयर है इसमें फरवरी में 29 डेज होंगे इंस्टीड ऑफ 28। अब चलो एक और अच्छी बात यहीं पे पढ़ेंगे कि आप सबको पता है, हमने शुरुआत में बता दी थी कि एक भारी सा कोई बॉडी मास वो हमारी अर्थ से टकराया और हमारी अर्थ टिल्टेड हो गई, इंक्लाइंड हो गई, एक तरफ झुक गई, क्योंकि ये स्लाइटली टिल्टेड है। और स्लाइटली भी क्या बोलना बेटा? 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है, एक सेम डायरेक्शन में। तो जब जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन को, तो जो पूरे अर्थ के रेवोल्यूशन में जो टिल्ट होती है अर्थ की वो एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक हुई बात? ये रहा सन, यहाँ पर भी टिल्ट ऐसी है, ये रहा सन, यहाँ पर भी टिल्ट ऐसी है, यहाँ पर भी टिल्ट ऐसी है, और यहाँ पर भी टिल्ट ऐसी। You know that Earth's axis is inclined to the orbital plane, inclined है ऑर्बिटल प्लेन पे, स्लाइटली टिल्टेड है एक ही डायरेक्शन में जब वो रिवॉल्व करती है सन को। These make each hemisphere tilt towards the sun during half the year। और इसी की वजह से जो एक हेमिस्फेयर होता है, ये देखो ये रही अर्थ,
एक को हम इस वाले हेमिस्फेयर को नदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर। और क्योंकि ये जो अर्थ है ये टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, इसीलिए एक हेमिस्फेयर हमेशा किसकी तरफ झुका रहेगा? एक हेमिस्फेयर, भले ही वो ये वाला हो या ये वाला हो, 6 मंथ ये वाला झुका रहता है, 6 मंथ ये वाला झुका रहता है। फिर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, इस वजह से साल में 6 महीने नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका हुआ रहता है और बाकी के 6 महीने सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका हुआ रहता है। चलो, अरे these makes each hemisphere tilt towards the sun for 6 months and away from it during half। वही 6 मंथ अगर एक हेमिस्फेयर पास में है तो दूसरा हेमिस्फेयर ऑब्वियसली बात है दूर होगा, और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर 21 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइंड रहता है सन की तरफ। 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो नॉर्थ पोल होगा वो सूरज की तरफ झुका हुआ होगा। बिटवीन 23 सितंबर टू 21 मार्च द North pole is tilted away, it means South pole is inclined towards the sun। 21 मार्च से सॉरी 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो झुका हुआ होता है सन की तरफ। अगर सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ है तो नदर्न उससे दूर ही होगा। चलें आगे। चलो, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टिल्टेड एक्सिस है इसी की वजह से होते हैं अनइक्वल डे एंड नाइट। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ सीजन में डेज लॉन्गर होते हैं देन नाइट्स, इन अदर नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। अभी कैसे होता है ये देखते हैं हम। कई बार देखना ठंडियों में मम्मियाँ बोलती हैं दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, और गर्मियों में मम्मी बोलती हैं दिन बहुत बड़े होते हैं। तो बेटा ये आज की टाइम में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये जो दिन छोटे होना बड़े होना दादी नानी मम्मी से आपने सुना है, ये उस टाइम की बात थी बच्चा जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। ठीक है, तो इन लोगों का काम शुरू होता था सनराइज से और काम बंद हो जाता था सनसेट पे, क्योंकि देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी नो लाइट। अगर कोई भी काम करना है तो आपके लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो सनराइज से इनके काम शुरू होते थे और सनसेट पे ख़त्म हो जाते थे। तो आप लोग खुद भी इतने तो समझदार हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि ठंड में अगर हम बात करें सनराइज होता है लगभग 8 o'clock पे और सनसेट होता है 6:30 पे। आई बात समझ में? तो कितने घंटे मिल रहे हैं इसको? 8 से आप लगाओ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, कितने घंटे मिल रहे हैं? 10.5 आवर। आई बात समझ में? तो 9.5 घंटे का आपको क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा। पर वहीं अगर हम समर्स की बात करें बच्चा, तो 5:30 6 o'clock पे सनराइज हो जाता है और सनसेट का टाइम क्या होता है? 7:30। तो यहाँ पर कितने घंटे का हमें दिन मिल रहा है बच्चा? 6 to 6 12 आवर हो गए, 13.5 आवर का, है ना? तो इसीलिए बोला जाता है दिन बड़ा होना और छोटा होना। और बच्चा मैंने तो 6 बजे बहुत ज़्यादा बोल दिया, नहीं तो ठंडियों में 8 बजे तक प्रॉपर सनराइज होता है और 5:30 पे सनसेट होने लग जाता है ना? तो कितना कम टाइम है, 7-8 घंटे की सनलाइट मिलती है। तो इसीलिए दिन बड़े और दिन छोटे बोला जाता था। अब आप लोगों को समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हमने ऐसे ही समझा दिया बुक में, तो ऐसा कुछ है नहीं। चलो, अगर आप फिगर 4.4 को देखेंगे तो ये आपको बताएगा सिचुएशन दैट हाफ ऑफ द ईयर व्हेन नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। आधे साल जब जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है सन की तरफ टिल्टेड रहता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर ऑब्वियस सी बात है सन से दूर रहेगा। तो जो मेजर पार्ट है इक्वेटोरियल सर्कल का, उसमें जो लिट एंड डार्क जोन है, यूजिंग अ पीस ऑफ थ्रेड यू विल सी दैट बोथ लिट एंड डार्क पार्ट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखो मैं अपना टिल्ट बताती हूँ आपको। ये रहा आपका नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल। ठीक है, ये रही आपकी इक्वेटर की लाइन और ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ज़रा यहाँ देखो कि सर्कल ऑफ एलिमिनेशन ये रहेगा,
तो अगर ये सर्कल ऑफ एलिमिनेशन है, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इक्वेटर की, तो इक्वेटर में देखो जितने घंटे का डे है यहाँ पर है सन, ठीक है, उतने ही घंटे की रात भी दिख रही है, नाइट। तो इक्वेटर पे तो बेटा दिन और रात बराबर हो गए। पर जरा थोड़ा सा ऊपर आओ, जो कंट्रीज अभी यहाँ पर होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, उनको दिन मिल रहा है ज़्यादा बड़ा और रात मिल रही है छोटी। आई बात समझ में। पर वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो दिन मिल रहा है इतना छोटा सा। ये रहा ना सन, सन के पास ये डायरेक्ट रेज ऑफ द सन हो गई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मिल रही हैं, इक्वेटर पे मिल रही हैं। और यहाँ पर देखो दिन हुआ कितना छोटू सा और रात हो गई कितनी बड़ी। ये वो सिचुएशन है जब हमारे इंडिया में क्या पड़ती है, गर्मी। ये 21 जून का मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, ठीक है बात। चलो चलो चलो, तो जब हमारा नदर हेमिस्फीयर टिल्टेड रहता है सन की तरफ, जो सदर्न हेमिस्फीयर दूर ही रहेगा। अगर आप मेजर करेंगे इक्वेटोरियल सर्कल को, है ना, तो उसमें लिट और डार्क पार्ट सेम ही होगा। फिर नाउ कंसिडर एनी पॉइंट टू इक्वेटोरियल सर्कल, कोई भी पॉइंट ले लो इक्वेटोरियल सर्कल का, ये दिस पॉइंट विल मूव एज द अर्थ रोटेट, वो पॉइंट मूव करता रहेगा अर्थ के साथ। जब कंप्लीट वन सर्कल हो जाएगा, remain in sunlight and darkness for 12 hours each, thus the duration of day and night at any place, मतलब इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होंगे। टोटल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं। ये रही सन की रेस, ये रहा भाई हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक थ्रेड से नापो, स्केल से नापो, दिन और रात है ना बराबर, इतना ही बड़ा दिन है और इतना ही बड़ी रात है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएं तो देखो बेटा ये तो आपकी टिल्ट है, पर जो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन है यहाँ तक है, तो इतना बड़ा दिन है और इतनी छोटी सी रात है। और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो इतना छोटू सा इनको दिन मिल रहा है और इतनी बड़ी सी रात मिल रही है, ठीक कोई बात। और दिन और रात मिलने का मतलब ये नहीं है कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे में चेंज हो जाएगा, घड़ी में 13वां घंटा रात का हो जाएगा, 14वां घंटा रात का हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि सनलाइट आपको कम मिलेगी और सनलाइट ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत जल्दी सनलाइट मिलना चालू हो जाएगी और बहुत देर तक सनलाइट मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सनलाइट भी लेट मिलना चालू होगी और बहुत जल्दी सनलाइट ख़त्म भी हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई बाय मेजरिंग एज अबव दैट एज वी गो नॉर्थ। बच्चा जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो लेंथ है लेट पार्ट की, जहाँ पर सन मतलब डे है ऑफ अ पैरेलल इज मोर देन डार्क पार्ट। देखो फिर से दिखाऊँ मैं, जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, देखो है ना, ये रही हमारी टिल्ट, तो देखो कितना बड़ा दिन मिल रहा है और कितनी छोटी रात मिल रही है। फिर यहाँ देखो, यहाँ तो कितना बड़ा लगभग 16-17 घंटे का दिन होगा और इतनी छोटी सी रात होगी। तो ये वही बोल रहे हैं कि आप जैसे जैसे नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, दिन की लेंथ बढ़ती जाएगी और रातें छोटी होती जाएंगी। लिट पार्ट ज़्यादा है और डार्क पार्ट कम है। इट मीन्स दैट डेज बिकम लॉन्गर, दिन लंबे हैं और रातें छोटी हैं। जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, ये कब होगा, सिर्फ बेटा हाफ अ ईयर ही होगा, ठीक है। आ स्मॉल रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल फॉल्स ओनली इन लाइटेड पार्ट। देखो अब ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है नॉर्थ पोल, ये तो हमेशा लाइट में ही रहेगा। अर्थ कितना भी घूम ले यहाँ पर रात नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर रात नहीं होगी, हमेशा दिन रहेगा। और यहीं पे देखो ये साउथ पोल, अर्थ कितना भी घूम ले ये साउथ पोल कभी लाइट में नहीं आएगा। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे बच्चा 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। 6 महीने पूरा उजाला रहेगा और 6 महीने पूरी रात रहेगी। ये सही है, क्यों, क्योंकि देखो अर्थ को आप कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, ये पार्ट हमेशा सन रेज के सामने ही रहेगा। और यहाँ अर्थ को आप कितना भी घुमा लो, ये पार्ट ये 6 महीने डार्क ही रहेगा, नाइट ही रहेगी वहाँ पर, ठीक है बात।
इन अदर वर्ड्स द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल हैज 6 मंथ ऑफ डे। दूसरे तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि वो एरिया जो नॉर्थ पोल के आसपास है वहाँ 6 महीने दिन रहेगा। चलो अब बच्चा सदर्न हेमिस्फीयर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन।